शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी क्या भविष्य में बाजार को लेकर सख्ती बढ़ाएगा? ये सवाल तब उठ रहा है जब सेबी और उसकी चेयरपर्सन की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं। क्या बयान आए? जो पहला बयान, सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी ने कहा कि आईपीओ के भाव को तय करने के लिए रेगुलेटर की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीओ का भाव तय करने के लिए संबंधित लोग पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन आईपीओ और कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी रेगुलेटर को बताना जरूरी है। दूसरी बात, सेबी चेयरपर्सन ने डेरिवेटिव मार्केट यानी एफ&ओ मार्केट जिसे हम कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में रिटेल निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाने के संकेत दिए। तीसरी बात, सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड का कंट्रोल करने वाले लोगों की जानकारी को लेकर सवाल किया है। सेबी की तरफ से पूछा गया है कि वे जानना चाहते हैं कि इन फंड्स को कंट्रोल कौन कर रहा है। सर, तीनों पर आपकी टिप्पणी। सबसे पहले बात आईपीओ की। आईपीओ की बात खास तौर से स्टार्टअप आईपीओ, टेक्नोलॉजी आईपीओ, आप उन्हें कह लीजिए, किस तरीके की सफाई सेबी चाहता है? सेबी ने पहली बार खुलकर, सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी ने पहली बार खुलकर 3 बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर, जिनका सीधा असर हमारे आपके निवेश से है, चाहे वो सीधे स्टॉक मार्केट में होता हो या परोक्ष रूप से म्यूचुअल फंड के जरिए होता हो, इन तीनों के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दिए और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सेबी चेयरमैन ने जो कहा है उसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका असर हमें आने वाले समय में सेबी के रेगुलेशंस पर दिखाई देगा, यानी सेबी जो नियम तय करेगा स्टॉक मार्केट के लिए वो इसकी छाया में बनेंगे। सेबी के चेयरमैन ने सबसे पहले जो आईपीओ के वैल्यूएशन को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए किए, और उसमें हमें एक नीतिगत संकेत मिलता है। सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमने पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भारत में कुछ बड़े स्टार्टअप कंपनियों के आईपीओ आते देखे थे, पेटीएम, जोमेटो, और उसके बाद उनमें हमने काफ़ी उत्साह देखा था, और उसके बाद उनके निवेशक ही, जो प्रमुख निवेशक थे, वही उन कंपनियों से स्टॉक बेचकर बाहर निकल गए, और जो सामान्य निवेशक जिन्होंने उसमें निवेश किया था उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसके बाद बाजार में यह बहस पिछले 6 महीने से गर्म है कि क्या शेयर बाजार को गलत ढंग से प्राइसेस तय करके, कीमतें तय करके स्टॉक्स बेचे गए थे, और छोटे निवेशकों को गलत कीमत बताई गई थी, जबकि कंपनी की वो का सही वैल्यूएशन नहीं था। ये बात अप्रूवल के बाद, सेबी की मंजूरी के बाद, पब्लिक इशू लॉन्च होने के बाद, लोगों का निवेश आने के बाद सेबी को समझ में आई, और सेबी ने इसके बाद बहुत सारे बदलाव किए। इसका नतीजा ये हुआ कि कई स्टार्टअप आईपीओ के, टेक कंपनियों के आईपीओ फंसे हुए हैं, जिसमें स्नैपडील भी है, जिसमें ओयो भी है। सेबी चेयरमैन ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उनका एक कहना था कि हम कैपिटल कंट्रोल एक्ट के ज़माने में नहीं रह रहे हैं। सही बात है, क्योंकि कैपिटल कंट्रोल एक्ट इंडिया में ख़त्म हो चुका है। सरकार, कोई कंपनी अपनी कैपिटल की कीमत क्या तय करना चाहती है, इसे सरकार तय नहीं कर सकती, और यही वो एक्ट था जिसको ख़त्म करके सेबी लाया गया था भारत में। लेकिन माधवीपुरी ने फिक्की के इस कार्यक्रम में कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप जो भी कीमत तय करें, उस कीमत को तय करने का तर्क बाजार को जरूर बताएं। और उनका इशारा इस बात की तरफ था कि कोई कंपनी जो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले अपनी इक्विटी किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए 100 रुपए शेयर की कीमत से बेच रही है, वही स्टॉक वो 3 महीने 4 महीने बाद वही इक्विटी 450 रुपए में कैसे बेच सकती, बाजार में कैसे बेच सकती, अगर वही कंपनी की वैल्यूएशन है। और यही सेबी का दायित्व और जिम्मेदारी है, और जो सेबी के चेयरमैन ने इस सवाल को उठाया है, और उनके सवाल से हमें संकेत मिलता है कि शायद सेबी अब आईपीओ की प्राइसिंग को लेकर ऐसे नियम तय करेगा जिसमें अगर पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर कोई इक्विटी डील हुई है उस कंपनी की, और उसमें कोई शेयर होल्डर नया आया है और उसे जिस वैल्यू के ऊपर शेयर बेचा गया है लगभग उसके आसपास की बेंचमार्किंग की शर्त रखी जाएगी, और अगर वो कीमत बढ़ाकर कंपनी आईपीओ का प्राइस करती है तो उसे निवेशकों को बताना होगा कि उसने 100 रुपए के स्टॉक्स पर 450 रुपए की कीमत क्यों रखी है और इससे क्या होने वाला है। यह बेहद महत्वपूर्ण सुधार है। टेक कंपनियों के आईपीओ भारत में आने के लिए तैयार बैठे हैं। कई सारी टेक कंपनियों की कीमतों को लेकर बाजार में बहुत सारा सवाल है। उसकी 2 बड़ी वजह है कि स्टार्टअप कंपनियां शुरुआत में घाटे में रहती हैं, उनके फायदे नहीं आते, उनके रेवेन्यूज को आकलन करने के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं, और इसलिए हमें सेबी से इसी किस्म की साफगोई की उम्मीद है, और हमें उम्मीद है कि सेबी इस मामले में निवेशकों के हितों का और निवेशकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। दूसरा सवाल सर, फ्यूचर ऑप्शन बाजार से, यहाँ सेबी किस तरीके के नियमों पर विचार कर सकता है? सेबी, ये दूसरा बाजार है। यहाँ भी सेबी चेयरमैन ने बड़ी दो टूक बात कही। सेबी चेयरमैन ने कहा कि भारत कोई नैनी स्टेट नहीं है, भारत कोई छोटा देश नहीं है जहाँ पर लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग ना करें। हम किसी को रोक नहीं सकते, लोग फ्यूचर में जाएं और ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। उनका यहाँ सेबी का कहना यह था कि फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग में डिस्क्लोजर्स और स्पष्टता जो होना ज़रूरी है, ये पता चले कि कौन किसका पैसा कहाँ से फ्यूचर और ऑप्शन में जा रहा है। हमने फ्यूचर ऑप्शंस पर मनी सेंट्रल में विस्तार से एक बार चर्चा की थी। हमने ये पाया
था पिछले दिनों में, पिछले 6-7 महीनों में बाजार के कारोबार में मनी सेंट्रल की टीम ने आपको बताया था कि जैसे कैश सौदों में सेबी ने सख्ती लागू की है और कैश सौदों में अब सेबी के नियमों के कारण टर्नओवर कम हो रहा है, ज़्यादातर निवेशक अब फ्यूचर और ऑप्शन और डेरिवेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके की चर्चाएं भी अखबारों में छप रही थी कि बहुत सारे अनजान निवेशक, बहुत सारे लोग जिन्हें ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग की रिस्क की जानकारी नहीं है, वो भी थोड़ी सी से निवेश पर लाभ के लिए यहाँ जा रहे हैं। सेबी ने यहाँ दखल किया है, इसका मतलब सेबी को इस बात की भनक लग चुकी है कि फ्यूचर ऑप्शन में सब कुछ साफ सुथरा या ठीक ठाक नहीं है। हमें उम्मीद की जानी चाहिए और हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, 2-3-4 हफ्तों में सेबी शायद ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग के नए नियम बाजार में जारी करेगा और जिसके बाद ये स्पष्ट होगा कि सौदों की पारदर्शिता कैसे परखी जाए और लोगों के नुकसान कैसे कम से कम किए जा सके। सर, वीसी फंड को लेकर मेरा तीसरा सवाल, यहां सेबी को शक क्यों है? यहाँ सेबी ने बड़ा शक जाहिर किया और यहाँ 2 घटनाक्रम हमारे पास कल के आते हैं। एक तो केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने वीसी फंड यानी वेंचर कैपिटल फंड्स के टैक्स संबंधी नियमों को, उनकी सुविधाओं, उनको मिलने वाली रियायतों और नियमों की समीक्षा के लिए पूर्व सेबी चेयरमैन एम दामोदरन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, क्योंकि भारत में स्टार्टअप्स में बहुत बड़ा निवेश वेंचर कैपिटल फंड्स का भी है, एंजल इन्वेस्टर्स का भी है और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनका भी है। तो इधर जब नॉर्थ ब्लॉक वीसी फंड्स को और प्राइवेट इक्विटी को की समस्याओं को, उनकी चुनौतियों को, खासतौर से टैक्स को लेकर काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि उनके टैक्स के ट्रीटमेंट क्या हों, तो एक फैसिलिटेटिंग कमेटी बना रहा है। तो दूसरी तरफ सेबी ने कई सारे जो AIF हैं, जिनको कि हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कहते हैं, उन्हें एक कंप्लायंस की चिट्ठी भेजी है। वो चिट्ठी काफ़ी प्रोबिंग है, काफ़ी जांच पड़ताल के सवालों से लैस है। उनसे ये कहा गया है कि ये बताया जाए कि वो उनके पास उन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और वेंचर कैपिटल फंड्स का मालिक कौन है, उनके पास आने वाला पैसा कहाँ से आ रहा है। सेबी को शायद इस बात पर शक है कि भारत के ही निवेशक विदेश के रास्ते इस वेंचर कैपिटल फंड को या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा रूट करके भारत की स्टार्टअप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। और इसलिए सेबी ने ये कहा है कि अगर वो इंडियन कंपनीज के बनाए हुए फंड हैं तो फिर उन्हें FDI क्यों माना जाएगा, फिर उन्हें विदेशी निवेश क्यों माना जाएगा। अगर भारत से ही गई हुई पूंजी मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका के रास्ते आ रही है तो फिर वो FDI नहीं, और अब FDI नहीं है तो उसको मिलने वाली सुविधाएं और रेगुलेशन बदलने की बात है। इस मामले में जो बाहर से स्पॉन्सर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, उनको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसमें एक और पहलू शायद पारदर्शिता का और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के 2 देशों के बीच लेन देन की पारदर्शिता का भी है। ये जांच महत्वपूर्ण होगी। सेबी ने वीसी फंड्स को जो चिट्ठियां भेजी, उनके जवाब के आधार पर हमें पता चलेगा कि दरअसल भारत में निवेश करने वाले वेंचर कैपिटल फंड्स भारत के ही हैं या वास्तव में बाहर से विदेश से पूंजी आ रही है।